कशिश न्यूज के स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों की पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोजपा में हुए विभाजन के बाद दोनों गुटों की असली परीक्षा 5 जुलाई को है। 5 जुलाई को लोजपा सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती है और इसको लेकर के दोनों गुट तैयारी में लगे हुए हैं। एक तरफ पशुपति कुमार पारस जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के, वो लोजपा के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है और दूसरी तरफ चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा पर हाजीपुर निकलेंगे। हम बात कर रहे हैं सीधे श्री पशुपति कुमार पारस जी से। पारस जी, 5 जुलाई लोजपा के लिए अहम है और आपके लिए ज़्यादा अहम है कि चूँकि आपके बड़े साहब की जयंती है। सबसे पहली बात तो आप इस बात को वापस लीजिए कि लोजपा में गुट है। लोजपा में कोई गुट नहीं है। लोजपा माननीय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग पास हुआ है, जो नोटिफिकेशन हुआ, उसमें कहीं गुट की बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के हम लोग 6 सांसद हैं और 6 सांसद का संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी को बनाया गया। नेतृत्व परिवर्तन हुआ, न कि गुटबाजी हुआ, नेतृत्व परिवर्तन हुआ। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में नेतृत्व परिवर्तन का अधिकार वर्कर्स को है, तो इसलिए कोई गुट नहीं है। अब आइए, स्वर्गीय बड़े भाई साहब जो हमारे थे, उनकी जयंती समारोह 5 तारीख को है और उधर चिराग पासवान जी बना रहे हैं हाजीपुर में आशीर्वाद यात्रा। तो चिराग पासवान जी स्वर्गीय पासवान जी के सुपुत्र हुए और उनके हम भाई हुए। हनुमान के रूप में आप लोग सब जानते हैं कि उनकी सेवा में करते रहा, 52 वर्ष तक में किया। तो मेरा भी अधिकार है जयंती मनाने का और चिराग पासवान जी का भी अधिकार है जयंती मनाने का। अंतर इतना ही है कि मैं पार्टी कार्यालय में मना रहा हूँ, वो हाजीपुर में मना रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा 2 ऑब्जेक्शन है। एक ऑब्जेक्शन ये है कि किस बात का आशीर्वाद। पासवान जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, अब उनको तो आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, दुआ की ज़रूरत है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इसलिए जो शब्द का चयन हुआ है, ये मेरे हिसाब से गलत हुआ है। इस शब्द का चयन आशीर्वाद यात्रा ना हो करके इसमें राजनीति खेला गया। किस बात का आशीर्वाद? यानी पासवान जी के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, चिराग पासवान के लिए आशीर्वाद चाहिए, यही ना इसका अर्थ, यही ना हुआ। तो इसका नाम होना चाहिए था श्रद्धांजलि सभा। एक बात अशोक आपको बता देते हैं कि देश के मानचित्र पर इतने बड़े नेता सकेन अम्बेडकर माने जाने वाले पासवान जी की जब मृत्यु हुई तो उनका पूरे देश में कहीं भी चिराग पासवान जी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा नहीं हुआ। ये बहुत ही अफसोस की बात है, पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। अब वो आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि आपका कर्मभूमि है जमुई, आपको ये आशीर्वाद यात्रा या श्रद्धांजलि सभा को निकालना चाहिए जमुई से। खाना बना हुआ खाना में खाने के लिए चले गए। पासवान जी का बना हुआ क्षेत्र है हाजीपुर की जनता। पासवान जी कहते थे हाजीपुर हमारी माँ है, वहाँ से 42-44 वर्ष 45 वर्ष तक वहाँ से जीते पासवान जी। गिनीज बुक में नाम लिखाए, 6 प्रधानमंत्री के अंदर में काम करने का उनको मौका मिला। तो आप यदि अपना दिखलाना चाहते थे तो आपको जमुई से श्रद्धांजलि सभा करके दिखलाना चाहिए बिहार की जनता को कि आप कितने लोकप्रिय हैं। अब आइए पार्टी कार्यालय में जो हम लोग मना रहे हैं, तो मेरा भी पहला अधिकार है पासवान जी का जयंती मनाने का, चूँकि हम 52 वर्ष तक उनकी सेवा किए हैं, उनका पैर धोए हैं, खाना खिलाए हैं, पार्टी की सेवा किए हैं। जब से पार्टी की स्थापना हुई 28 नवंबर 2000 ईस्वी से लेके, और जब तक वो जीवित रहे तब तक शायद, मैं अपने मुंह से बड़ाई कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि मेरे जैसा लक्ष्मण भाई हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। और पार्टी के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, इसलिए मेरा नैतिक अधिकार है कि हम उनकी श्रद्धांजलि सभा हम पार्टी कार्यालय में मनाएं। एक्चुअली श्रद्धांजलि सभा ये है नहीं,
ये उनके जन्मदिन का है, लेकिन चूँकि अभी हम लोगों के बीच में अब जीवित नहीं हैं, पूरे बिहार से काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जो हमको जानकारी मिली है उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूँ कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग आएंगे 5 तारीख को, लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और उसी बीच में हम लोगों का ये कार्यक्रम है कि कोई भाषण का कार्यक्रम नहीं है, चूँकि कोरोना है, कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि पटना में जितना भी गरीब गुरबा लोग हैं, रिक्शा पुलर हो, ठेला पुलर हो, मजदूर हो, काम करने वाला मजदूर हो, अपाहिज हो, भिखमंगा हो, जो भी लोग आएंगे हम उनको खाना खिलाएंगे पैकेट सिस्टम दे करके। एक पैकेट खाना, पानी श्रद्धापूर्वक हम उनको खिलाएंगे, आशीर्वाद देंगे, और यही कार्यक्रम है। आपने कहा कि लोजपा के हम नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, हम संसदीय दल में हम नेता हैं। इसका मतलब क्या है कि चिराग पासवान के अभी भी आप नेता हैं? देश का संविधान जो कहता है, भारत का जो संविधान है, संविधान के तहत जो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग पास किया गया है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, उसके मुताबिक तो हाउस में 6 सांसद हम लोग हैं, 6 सांसद के नेता, संसदीय दल के नेता मुझको बनाया गया, मैं हूँ। अगर चिराग पासवान पार्टी विरोधी काम करते हैं या आपके साथ नहीं आते हैं तो क्या होगा उनके साथ? तो समय की बात है, तो भविष्य की बात है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, जैसा करेंगे, जो जैसा करेगा ऐसा फल पाएगा, वो भविष्य की बात है। अभी मैं क्यों कहूँगा कि वो विरोध में जाएंगे, जब अभी विरोध में नहीं है, जब करेंगे तो देखा जाएगा। मतलब पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाइएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इतना कठोर हृदय के हम नहीं हैं। बेटा है, भतीजा है, हम तो बार बार कहते हैं कि उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। पार्टी का जो सिस्टम गड़बड़ाया, वो एक बनारस का लड़का आकर के जो पार्टी और परिवार में को दलदल में फंसा दिया है, उसके हम विरोधी हैं। वो हम चाहते हैं कि पार्टी में अनुशासन रहे, पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम पुनः लागू हो, और चिराग पासवान जी को मंथन करना चाहिए कि आखिर क्या परिस्थिति बिगड़ा। जो एक चिराग पासवान जी आज से साल भर पहले पार्टी में सर्वमान्य नेता माने जाते थे, एक भी आदमी उनके विरोध में नहीं था, लोग कहता था कि चिराग पासवान देश का बहुत बड़ा नेता बनेगा। आज क्या कारण है कि चिराग पासवान जी के विरोध में तमाम पार्टी के लोग चले गए, टोटल सांसद चले गए, पार्टी का जो प्रमुख साथी है वो सब लोग चिराग पासवान के विरोध में गए। क्यों? प्रजातंत्र समाप्त हो गया, पार्टी में तानाशाही व्यवस्था हुआ। सब लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़े थे, 6 सांसद हम लोग लोकसभा में गए थे, हम लोगों की राय थी कि आप एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज एनडीए गठबंधन में हम चुनाव लड़ते तो मेरा 20-25 एमएलए होता, 3-4 मंत्री होता, भारत सरकार में होते, भाभी जी राज्यसभा में जाती, 12 जनपद रहता, कितना बड़ा लॉस हुआ। इस पर चिंतन करना चाहिए चिराग पासवान जी को। हम सलाह देंगे, हम चाचा होने के नाते सलाह देंगे कि तुम चिंतन करो, देखो कहाँ गड़बड़ी हुई है और उसमें सुधार करो। लेकिन हाजीपुर आपका लोकसभा क्षेत्र है, आप वहाँ के सांसद हैं, आपको सीधी चुनौती आपके भतीजे दे रहे हैं। नहीं, इसमें कोई चुनौती नहीं, इसमें हम इसको चुनौती नहीं मानते हैं। हाजीपुर की जनता का भी अधिकार है बड़े साहब का जयंती मनाने का, इसलिए इसको मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ। मैं तो कहा कि पूरे देश के लोग मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। हाजीपुर में हो, खगड़िया में हो, दिल्ली में मन रहा है, झारखंड में मन रहा है, बंगाल में मन रहा है, तमिलनाडु साउथ में बेसी मन रहा है हम लोग यहाँ से। तो सब लोग का अधिकार है, सब लोगों को श्रद्धा है पासवान जी के प्रति, सब लोग मना रहे हैं। आरजेडी ने पहले चिराग पासवान को ऑफर दिया, कांग्रेस ने, अब आरजेडी भी पासवान जी की जयंती मना रहा है। क्या लगता है आपको कि इसमें सियासत है कि पासवान जी के प्रति श्रद्धा है? अब हम तो कहेंगे कि पासवान जी के प्रति श्रद्धा है, इसलिए लोग मना रहा है। सियासत की बात तो मैं नहीं करूँगा, और सब लोग मनावें, अच्छी बात है, खुशी की बात है। चिराग एक तरफ तेजस्वी को अपना छोटा भाई मानते हैं, दूसरी तरफ गुजरात जाते हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए। अरे भाई, तो ये तो आप चिराग ही से पूछिएगा। ये तो यही बात, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। अभी उनसे पूछिए कि अहमदाबाद किस काम से गए थे। ये तो चिराग जी बता, तो गोपनीय बात थी, तो टीवी में संजोग से आ गया मामला, आप लोग वहाँ पकड़ लिए उनको, तो गोपनीय मामला था। अब किस काम से गए, लोग तरह तरह का रिमर उड़ाता है कि स्वर्गीय क्या नाम है जेटली जी के समधी के यहाँ गए, कौन कामत जी हैं उनके यहाँ गए, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमको तो उस बात की जानकारी नहीं है, प्रेस मीडिया में, टीवी में ही हम देखे हैं। तो ये प्रश्न चिराग जी से पूछिए कि आप क्या लगाव किधर है।
आपका लगाव भाजपा की तरफ है या आपका झुकाव आरजेडी की तरफ है, ये तो तेजस्वी यादव बतावेंगे और चिराग पासवान जी बतावेंगे। लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक औपचारिकता के चलते चिराग बार बार इस तरह का कदम उठा रहे हैं। अब देखिए, मैं इस संबंध में कोई कमेंट्स नहीं करूंगा, आप उन्हीं से पूछिए तो बेसी अच्छा है। 5 जुलाई को क्या आप यह संदेश देना चाहेंगे कि पूरी पार्टी आपके साथ है? देश का संविधान के हिसाब, देश का संविधान है ना, संविधान के तहत आप हैं यहाँ, हम भी यहाँ, सबको मौलिक अधिकार है ना, जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है सबको। तो देश के संविधान के तहत देश का सर्वोच्च सत्ता है पार्लियामेंट, वहाँ 540 सांसद जीत के जाते हैं। 1 अरब 30-35 करोड़ आबादी का प्रतिनिधित्व करता है देश में, और वहाँ के जो मुखिया हैं, लोकसभा के अध्यक्ष मुखिया माने जाते हैं, उनका जो रूलिंग है कि लोक जनशक्ति पार्टी का कोई गुट नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी एक है और एक है। चिराग पासवान के चाचा पारस जी कहते हैं कि लोजपा का नेता मैं हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, संसदीय दल का नेता मैं हूँ। चिराग पासवान हमारी पार्टी के अभी भी सांसद हैं। अगर वो पार्टी विरोधी कोई काम करते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी उनके साथ कैसा सलूक करेगी। फिलहाल लोगों की नज़रें 5 जुलाई पर हैं कि देखते हैं कि आखिर होता है क्या। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़ पटना। लेकर के पहुंच गई, हम आपको दिखाना चाहते हैं देखिए किस तरीके से एनआईए की दोनों संदिग्ध आतंकियों को लेकर पहुंची है। और फिलहाल यहां एनआईए के द्वारा कह सकते हैं कि दोनों संदिग्ध आतंकियों से मीडिया की काफी भीड़ है और दोनों संदिग्ध आतंकियों से यहाँ की जा रही है। फिलहाल एनआईए की जो टीम है, इस पूरे मामले में कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं एनआईए की विशेष टीम पूरी तरीके से पहुंच गई है। पहुंचने के बाद यहाँ दोनों को सख्त सुरक्षा में लेकर के जा रही है और यहाँ से निकलने वाली है। और कह सकते हैं कि एनआईए कोर्ट लेकर के जा रही है। एनआईए की विशेष टीम दोनों को लेकर के एनआईए कोर्ट जा रही है। फिलहाल एनआईए के कोर्ट में दाखिल होने के बाद देखना पड़ेगा एनआईए कोर्ट का क्या आदेश होता है। मुर्गो पालन कशिश न्यूज़ पटना। बाघमारा में भूमाफिया का डंका सर चढ़ के बोलता है। कई बार हमने दिखाया है कि भूमाफिया किस प्रकार से जमीन का कारोबार करते हैं। ताजा मामला है तोपचाजी थाना क्षेत्र का मोलीडी का। हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार का चिमनी ईंट भट्टा था जिसको भूमाफियाओं ने डायनामाइट से उड़ा दिया है। इसकी सूचना जब मालिक को मिली तो आनंद फानन में थाना गए, लेकिन थाना से भी नाखुशी मिली। उसके बाद वो उच्च अधिकारी के पास गए, जहां उन्हें भी अभी तक नाखुशी मिली है। कोई सटीक जवाब या कुछ सटीक कार्रवाई अभी तक नहीं मिली है। देखना यह है कि भूमाफिया किस प्रकार से जमीन का कारोबार करते हैं। कहीं न कहीं देखने के बाद लगता है कि पुलिस प्रशासन भी भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसके कारण आज भूमाफिया बाघमारा में हावी हैं। आइए हम चलते हैं जमीन मालिक जिनका जमीन है, जिन पर भट्टा लगा हुआ था, जिसको उड़ा दिया गया है, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ मामला है। हम ग्राउंड जीरो पर हैं और जमीन मालिक से बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताइए क्या कुछ घटना घटी है। 22 तारीख को हमारा चिमनी भट्टा मौलीडूर पुरानी डी में था 105 फीट। वो भूमि माफिया लोग डायनामाइट से 105 डायनामाइट से उड़ा दिया गया। हम बाहर थे, यहाँ का लड़का बोला कि पप्पू दा तुम कहाँ है, तो हमारा चिमनी में उड़ा दिया। ना कौन कौन है ना फलना आदमी को हमको पहले से भी धमकी दे रहा था। उसमें है एक में ब्यास राय, सचिदानंद सिंह उसका ड्राइवर, और नेपाल गोप, हाकिम चंद्र मंडल और ट्रैक्टर मालिक रमेश रजवार, उसके गाड़ी से बोरिंग हुआ है और यहाँ पर उड़ा दिया। जब हम बोले ब्यास राय को तो बोला तुम ज़्यादा बदमाशी करेगा तो जैसे चिमनी उड़ाया है आधा रात में से पहले तुमको भी उड़ा देंगे, तुम ज़्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो। थाना गए तो क्या कुछ? थाना गए तो वहाँ हम जैसे गए तो बड़ा बाबू बोले वो लिख के दीजिए, हम दिए लिख के। तो दिलीप गोप और ब्यास राय गया और दिलीप गोप हमको मुंशी जी के सामने बाहर में गेट पर, बड़ा बाबू के नहीं थे, बड़ा बाबू कहीं थे रूम में, तो वो दिलीप गोप हमको पूरा डांटने लगा, धमकी देने लगा कि तुमको क्या चाहिए बोलो, हम 1-1.5 लाख रुपया दे देते हैं, तुम केस उठा लो और नहीं तो तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकेगा ब्यास राय का। क्या इसके ऊपर उच्च अधिकारी से बात हुई? उच्च अधिकारी बोले हमको कि नहीं हम देखें वो ब्लास्ट नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे दिन सरपंच हमारे जो हैं उनको जब हम दिखाने के लिए हरिचरण दास, तो यहाँ पर डायनामाइट का तार नेपाल गोप उर्फ शिबू गोप और हरिचरण हाकिम चंद्र मंडल
अपना स्प्लेंडर गाड़ी खड़ा कर दिया था रोड पर। अब सारा तार लेकर के पैकेट में भर करके जब देखा हरिचरण दास को तो भाग गया। हम बोले हरिचरण दास तो हमारे पास छोटा मोबाइल है, हम नहीं चला सकते हैं स्क्रीन टच, तो जरा फोटो लीजिए। तो हरिचरण दास दोनों का फोटो लिया, उतने बीच में लोग वहाँ से भाग गया। अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। जो न्याय नहीं मिले तो आगे क्या करेंगे? हम अपना जान दे देंगे, हम पेट्रोल छीट के साथ राजगंज थाना में आत्महत्या कर लेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि किस प्रकार से भूमाफिया की दबंगई एक साधारण से परिवार जो जमीन मालिक है उन पर है। इन्हें आए दिन रोज धमकियां भी मिल रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बाघमारा में आए दिन भूमाफिया का कहर जारी है। इसके बाद हम चलेंगे बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू के पास और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ माजरा है। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं बाघमारा डीएसपी कार्यालय निशा मुर्मू के पास, लेकिन इन्होंने भी कुछ ही बोलने से इनकार किया है। अब देखना यह होगा कि क्या भूमाफिया के खिलाफ पुलिस कितनी कार्रवाई करती है या हमेशा की तरह इस बार भी टाँट फीस हो जाती है। बाघमारा से कशिश के लिए सुधीर सिंह। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए ये खास खबर। एनएफ रेल डिवीजन का हेडक्वार्टर कटिहार है और हम अभी जहां खड़े हैं ये इलाका है संतोषी चौक का इलाका। ये जो आप क्रॉसिंग देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे लोग किस तरह से जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रहे हैं। ये अस्थायी रूप से बंद रहता है। लंबे समय से ये मांग रही है कि इस इलाके में रोड ओवर ब्रिज बनना चाहिए। मैं बता दूं कि ये इलाका जो है डाइवर टोला का इलाका है और मिर्चाबाड़ी को जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि रेलवे कर्मचारियों का भी क्वार्टर बड़े पैमाने पर है यहाँ पे और उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं और ये केंद्रीय विद्यालय इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करके जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से लोगों की मांग थी कि यहाँ रोड ओवर ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया और लोग जान जोखिम में डालकर इस रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि 7 सिस्टर यहाँ 7 राज्यों के लिए जो है यहाँ से ट्रेन गुजरती है। इस रेलखंड की बात कर ले, इस जहाँ पर हम खड़े हैं, इस रेलखंड पे गुवाहाटी नई दिल्ली एक्सप्रेस कई ऐसी ट्रेनें हैं, चाहे कलकत्ता की बात करें, कई ऐसी ट्रेनें हैं जो गुजरती है। आइए यहाँ के जो मेयर हैं उनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों अब तक जो है रोड ओवर ब्रिज नहीं बन पाया। जी, एक महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग है ये और आए दिन लोग खतरनाक तरीके से क्रॉस करते हैं। क्यों नहीं बन पाया रोड ओवर ब्रिज अब तक? निश्चित रूप से लापरवाही है हमारे रेल प्रशासन का, क्योंकि रेल प्रशासन ये डेराम बिल्डिंग हेडक्वार्टर है कटिहार का। यहाँ से लेकर आपको जो है गैंगटॉक, दार्जिलिंग और ये आपको एनजेपी तक जो है इसमें का हेडक्वार्टर आपका कटिहार डिवीज़न है। और बहुत दुख की बात है कि इस रूट से आप जाइएगा तो इस रूट से आपको लगता है सभी राज्यों के लिए जो ट्रेन जाती है और यहाँ से आप निकलिएगा एनजेपी तक में तो कई जगह फाटक है जहाँ पर नीचे से ब्रिज बना दिया गया है, ऊपर से ब्रिज बना दिया गया है। यही रेल डिवीज़न की तरफ से बना है और अफसोस की बात है कि इसी डिवीज़न के बगल में जहाँ पर डियाराम बिल्डिंग उसके बगल में ये रेलवे क्रॉसिंग लाइन है जो कि बरसों से बंद पड़ा है। जब रेलवे की कोई गाड़ी आती है तो खुलता नहीं, तो जो है लोगों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब है। और मेन कम्युनिकेशन है ये, अगर इस एलिवेटर रोड इस पर बना दिया जाए तो हमको लगता है शहर का जो है आधा भाग जो है आपका इधर से जो है मिर्चाबाड़ी निकल जाएगा। कोर्ट है, कॉन्वेंट स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, एक छोटा सा अस्पताल है जो रेलवे कर्मचारियों के लिए है और बहुत सारा रेलवे कर्मचारी इधर बसे हुए हैं और बीच में ग्रीन सोपारा मोहल्ला भी है। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है क्योंकि एक सिविल, दोनों रेल के बीच में एक सिविल मोहल्ला है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से आपको जो है भगवान चौक पर इसका काम चालू हुआ है और हम सुने हैं कि भाई आपका ये गुसल्ला के उसमें गेट में भी काम चालू हुआ है, तो हम रेल प्रशासन से मांग करेंगे कि आप जो इस पर थोड़ा पहल कीजिए, क्योंकि आपके पास रेल के पास बहुत सारा अमाउंट आता है, उनके पास सिस्टम है। कहीं ना कहीं ये जो सेंट्रल स्कूल है तो बच्चे जान जोखिम में डालकर रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हैं, ज़्यादा खतरनाक माना जा सकता है। बिल्कुल, बच्चे, बूढ़े, औरत जो भी इधर से जाते आते हैं, माता बहनों, सब जो है जान जोखिम में डाल के झुक कर जाते हैं। मोटरसाइकिल वाले लोग बेचारे जो है कभी कभी झुक के जाते हैं और उसके बावजूद भी रेल का जो है रवैया है ना, कभी कभी गिट्टी से वो जो ऊंचा कर देते, भर देते हैं।
तो उसके बाद जो और परेशानी लोगों को होने लगता है, जैसे कि सौतेला व्यवहार करता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री का कहना है कि जिस ओर से रास्ता है ना, उस रास्ते को कभी बंद नहीं किया जाए, चाहे सिविल में हो चाहे रेल में हो, तो लोगों के लिए कम्युनिकेशन उसको बना के देना है। कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि भी उदासीन है इस मामले में, आप कह सकते हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा हमारे जो माननीय एमपी है दुलाचंद गोस्वामी जी, वो पार्लियामेंट में मानसून सत्र चालू होने वाला है, तो मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको जो है प्रायोरिटी में लेकर और इस मांग को आप जो है वहाँ तक पहुँचाए। और एक छोटा सा मान लीजिए छोटा सा ब्रिज बनना है, और बनने से जो है इसी के साथ साथ बगवावाड़ी में भी आप देखे होंगे कि बहुत ही बुरा स्थिति है। वहाँ मालगाड़ी का जो एक बाईपास बना दिया है, वो तो और भी डेंजर है। मालगाड़ी लगा रहता है, लोग जो है साइकिल झुकाकर अपने खुद को झुकाकर नीचे से क्रॉस करता है, जगह भी नहीं है और जगह भी नहीं है। और बीच में जो है रेल के कुछ प्रशासन आए थे, उस पर कुछ हमारे डिप्टी सीएम का पहल हुआ था, लेकिन समाधान नहीं हुआ, वो जस का तस पड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे एक ये कम्युनिकेशन का एक मुख्य रास्ता है, और कहीं ना कहीं रेल डिवीजन का कटिहार हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी रेल प्रशासन भी उदासीन है और जनप्रतिनिधि भी उदासीन है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या इधर रोड ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए था? बहुत जरूरी है सर, बनना तो बहुत जरूरी है, बनना चाहिए। काफी खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक है, जाम लग जाता है। जी हाँ, बहुत खतरनाक है, खतरा बनना तो चाहिए रोड जी, ओवर। बनना चाहिए। जिस तरह से गौशाला में रोड ओवर ब्रिज बनने का काम शुरू हुआ और भगवान चौक में भी बनने की बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पे इन दोनों स्थानों की तरह ये मुख्य संतोषी चौक रेलवे क्रॉसिंग जो मुख्य गेट है, जहाँ पे सेंट्रल स्कूल है, बच्चे इधर से क्रॉस करते हैं और ट्रेनों की आवाजाही लगातार होती है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को इस दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाना चाहिए और रेल प्रशासन को भी संवेदनशील होना चाहिए, ताकि किसी जो खतरे से जो है बचा जा सके। रितेश रंजन, कशिश न्यूज, कटिहार। लगातार रुक रुक कर हो रही नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश से भारतीय क्षेत्र की कमला नदी में लगातार जल स्तर में वृद्धि हो रही है। खतरे के निशान को कमला नदी कभी भी पार कर सकती है। इसको लेकर के जो अधिकारी हैं जयनगर में, अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी और जो वहाँ के जो सुरक्षा अधिकारी हैं, जो बांध प्रमंडल के अधिकारी हैं, सारे कमला नदी के कमजोर तटबंधों पर जगह जगह पर नज़र रखे हुए हैं, ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। और जो एनडीआरएफ की टीम है, उन्हें भी लगाया गया है कि जो बाढ़ आने की संभावना या नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, तो उस स्थिति में जो कहीं पर बांधें टूटेगी और लोगों का जो जान माल की क्षति होगी, उससे कम करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ को मौजूद रहने का, तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। हम बात करते हैं फुलपरास की, जो वहाँ भूतही बलान है और जो झंझारपुर अनुमंडल का मधेपुर का जो प्रखंड का इलाका है, कोसी नदी जो गुजरती है वहाँ से, कोसी के एरिया में भी इन जगहों पर भी पानी, अभी इन जगहों पर पानी कम है, लेकिन नेपाल से यदि पानी छोड़ा जाएगा तो ये दोनों भूतही बलान और कोसी नदी में भी उफान और उससे जो बाढ़ जो आती है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बेनीपट्टी की बात हम ले लेते हैं। जिले के बेनीपट्टी में अधवारा समूह की जो नदियां हैं वो हर साल तबाही मचाती है, इस बार भी तबाही मचाने से इनकार नहीं किया जा सकता। बछराजा नदी है, खिरोई नदी है, जीवच नदी है, धौस नदी है, ये चारों नदियां जो है लबालब भरी हुई है। बारिश के पानी से यदि नेपाल से पानी छोड़ी जाती है तो ये भी नदियां उफान उपना जाएगी और कई जो है कमजोर जगहों में जो है बांध और तटबंध टूटने की आशंका उत्पन्न की जा रही है, जिससे भारी तबाही होगी। लोग अभी से ही जो जरूरी सामान है उसे जुटाने में लगे हुए हैं और जो सुरक्षित जगह है उसकी तलाश में भी लोग लग गए हैं। हालांकि प्रशासन जो है जान माल की क्षति कम करने के लिए जो है बाढ़ की आशंका को लेकर के लोगों से एहतियात बरतने और सुरक्षित रहने का जो है सो जानकारी फ्लैश कर रही है, जागरूकता फैला रही है। ये पिछले बार भी देखा गया था, जिसको लेकर के जान माल की काफ़ी कम क्षति हुई थी। इस बार भी यही अगर स्थिति रही तो निश्चित तौर पर जो जागरूकता प्रशासन के द्वारा फैलाया जा रहा है, लोगों की जान माल की कम क्षति होगी। नेपाल से सीमावर्ती क्षेत्रों से सटा हुआ है और लगातार बारिश हो रही है और नेपाल भी पानी छोड़ रही है। इसके कारण से पूरा जिला में हर जगह नदी उफान पर आ गई है, लेकिन खतरे के निशान से ऊपर नहीं गई है, लेकिन लग रहा है जैसे कि अब कुछ ही दिनों में बाढ़ की समस्या से पूरा क्षेत्र मतलब लोग त्राहिमाम करेंगे। हालांकि प्रशासन के द्वारा जो है जागरूकता फैलाई जा रही है, कई जगह एसडीआरएफ
टीम की भी तैनाती की गई है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा। लोग रात जगह करने पर मजबूर है। लोग देख रहे हैं कि कहीं रात में ही बांध टूट गया, बारिश आ गई तो बाढ़ आ गई तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसको भी प्रशासन को ध्यान देना होगा। हर जगह कम से कम पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था करना होगा। लोगों को क्या दिक्कत है वो भी समझने की जरूरत है। हम लोग को पानी बाढ़ से बहुत क्षति हो रहा है, खेती दूध आ गया और हम लोग को कोई राहत नहीं मिल रहा है। भूखे प्यासे एक बार वर्षा हो रहा है सर, और कमला में पानी बेसी हो गया। अब उसमें क्या हो सकता है, टूट सकता है, नहीं भी टूट सकता है। उसको क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कंजर हुआ। हम लोग सुकृत के रहने वाले। हमारा नाम सबीला कंजर हुआ सर। हम लोग बाल भैया में रह रहे हैं, पूरा एकदम घर और सब हमारा गिर गया है। हम लोग खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है, गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा एकदम घर द्वार गिर गया है, पानी एकदम आ रहा है, कमला का पानी पूरा आ गया है। अब कुछ देर में टूटने वाला है कमला। कोई सरकार सुनवाई नहीं ले रही है हम लोग को, गरीब आदमी को। लोग हैं इनके समक्ष अभी से ही जो है सो रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रशासन के द्वारा जो है ऐसे लोगों को अब राहत की आवश्यकता है, महसूस हो रही है। प्रशासन लोगों को राहत दे, जिससे कि लोगों जो जिनके रोजी रोटी उजड़ चुके हैं उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके। और जो है जहां पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, जो जहां बांध का जो एरिया है, जो कमला है, भूती है, कोसी है, इन सभी महाराजी बांध है, सारे जगहों पर पेट्रोलिंग की व्यवस्था हो, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो, ताकि असामाजिक तत्व उससे छेड़छाड़ न करे। मैं इस समय हूँ नरकटियागंज और बलथर मुख्य मार्ग में। यह जो है कि पोखरिया के पास में पूर्व से बना पुल था, जो कि ध्वस्त हो गया है और प्रलयकारी बाढ़ के चलते यहाँ पर आंखों देखा हाल है कि सड़क पर लगभग 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। लेकिन हालात ऐसी है कि लोगों को आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। और यहाँ पर जो भी है कि यहाँ पे पुल को आर पार की मिट्टी, इस पार और उस पार की मिट्टी को ध्वस्त हो जाने से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। यहाँ तक कि आइए हम लोग स्थानीय लोगों से भी बात करते हैं, क्या स्थिति है, किस तरह से लोग आते हैं, मतलब पोखरिया के लोग या मतलब प्रखंड मुख्यालय या अनुमंडल मुख्यालय अगर जो जाना हो तो कैसे लोग जाते हैं, कैसे आते हैं। जी, यहाँ पर जो है कि इस जगह का नाम क्या है? घाट बोलता है सर, घाट, पोखरिया घाट। अच्छा, यहाँ पे पानी लगभग कितना फीट होगा जहाँ पे टूटा हुआ है पुल के पास में? नगदे हाथ में लेगा, यानी 3-4 फीट पानी होगा। आवागमन चल रहा है, गाड़ी उड़ी चल रहा है ना? गाड़ी उड़ी कोनो सवारी लेकर चलत बंद हो गई। वाह, मतलब लोग सब आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। यहाँ पे दुर्घटनाएं का मतलब व्यती हो रहा है। क्या फसल का क्या स्थिति है आपके यहाँ? फसल तो साफ गल गई, बिया कुली 2 बार गिरल, 2 बार बाढ़ में दह गई। कहाँ से लोग खाई आती? धान का भी मतलब नहीं हुआ ना। और जो है कि गन्ना तो देख के बढ़ले बानी, सारा बूढ़ गई, बड़ा सन सूखियो जाई। साथ ही यहाँ के स्थानीय लोग भी क्या कहते हैं और क्या स्थिति है यहाँ के, जहाँ पे बाढ़ से ग्रसित जगह है। हालांकि बाढ़ जो है कि और वो नदी यहाँ से लगभग 200 मीटर, जहाँ पे पुल ध्वस्त हुआ है उसका दूरी लगभग 200 मीटर होगा। सभी लोग, गांव के लोग इकट्ठे यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या आप लोग मतलब कहना चाहेंगे फसल का जो नुकसान हुआ है या बाढ़ के पानी की? यहाँ पे तो कोरोना का एक कहर था, दूसरे में घर पर जो लोग भी आए हैं, यहाँ पे बाढ़ के से जो बीज गिराए थे यहाँ पर बाढ़ से नष्ट हो चुका है। यहाँ पे रोपनी हो नहीं सकता है अब, क्योंकि यहाँ पर बीजे नहीं है। और क्या नुकसान हुआ? और यहाँ पे जो बाढ़ से है पुल टूट चुका है पूरी तरह से, उसे पानी सप्लाई नहीं कर रहा है। आवागमन बाधित है, आवागमन बंद हो गया है। अब हम लोग बीच में घेरा गए हैं। ऐसे पानी निकास नहीं कर रहा है ना। कहने का तो बहुत छोटा नदी है, लेकिन पानी इसमें इतना ज़्यादा आता है कि पंडई और जो हलतलबी पंडई जो है और मनियाली है, उसमें भी ज़्यादा पानी इसमें आता है ना। यहाँ पे पुल बन नहीं रहा है। कितना विधायक, कितना सांसद लोग आए और फिर ऐसे चले गए। देख कर आश्वासन देते हैं लोग कि पुल बनेगा, लेकिन कोई इसके बारे में सोचते नहीं है।
नहीं कुछ कह पाते हैं। क्या आवागमन अभी चालू है कि नहीं, बंद है, पूरी तरह से बंद है। कितने दिनों से बंद है? अभी तो मान लीजिए 6-7 दिन से बंद है। ये जो है कि यानी कि कहना ये है कि नरकटिया का जो बलथर मुख्य मार्ग में पोखरिया के पास जो है कि पुलिया ध्वस्त हो जाने से आवागमन लगभग 1 सप्ताह से बंद है। कशिश न्यूज़ में नरकटिया से अजय पांडे। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।